हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मैग्नीफाइंग ब्रेन्स। मैं हूं श्वेता और आज हम पढ़ने जा रहे हैं हेनरी फ्योर्स प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। जैसे कि आप लोग जानते हैं, हमारे चैनल पर थ्योरीज ऑफ मैनेजमेंट की सीरीज चल रही है। उसी को आगे बढ़ाते हुए आज हम हेनरी फ्योर्स की थ्योरी पढ़ने वाले हैं। तो प्लीज़ इस थ्योरी को बहुत ध्यान से पढ़ना, ये सबसे इम्पॉर्टेंट थ्योरी है। हर एग्जाम में हेनरी फ्योर्स ऑफ मैनेजमेंट थ्योरी ज़रूर पूछी जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम थोड़ा हेनरी फ्योल के बैकग्राउंड के बारे में जान लेते हैं। आजकल के मैनेजर्स और एंटरप्रेन्योर्स के पास ना काफ़ी सारे रिसोर्सेज होते हैं अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करने के लिए, पर आपने कभी सोचा है कि उन मैनेजर्स का क्या होता होगा जो 1900 के दौर में हुआ करते थे। पर हेनरी फ्योल जैसे थ्योरीज की बदौलत मैनेजर्स को हेल्पफुल गाइडलाइन बनने लगी, जिसकी हेल्प से वे अपने ऑर्गेनाइजेशन को लीड और मैनेज कर पा रहे हैं। हेनरी फ्योल को फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट भी कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने सबसे पहले मैनेजमेंट फंक्शन को सही आउटलाइन के साथ डिफाइन करके 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट दिए थे, जो कि आज हर ऑर्गेनाइजेशन उसको अप्लाई करके अपने ऑर्गेनाइजेशन को सक्सेसफुली आगे बढ़ा रही है। तो हेनरी फुल का जन्म हुआ था सबसे इस्तांबुल में 29 जुलाई 1841 को। उनका निधन हुआ था 19 नवंबर 1925 में। उन्होंने अपनी डिग्री ली थी माइनिंग इंजीनियरिंग में, और उनको एज इन कोल माइनिंग कंपनी में उनको एज ए इंजीनियर भी जॉब मिल गया था। उनको मैनेजिंग डायरेक्टर प्रमोट किया गया था 1888 में, जब कंपनी बहुत इंसॉल्वेंसी की सिचुएशन में थी। इंसॉल्वेंसी यानी कंपनी मतलब का दिवाला निकलने वाली सिचुएशन थी। उस सिचुएशन में उनको मैनेजिंग डायरेक्टर बनाया था, पर उन्होंने इस सिचुएशन को एज अ चैलेंज एक्सेप्ट करके अपनी मैनेजमेंट टेक्निक्स को अप्लाई करके उस कंपनी को सबसे ज़्यादा फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड के साथ बड़ी कंपनी बना दिया। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट एग्जैक्टली है क्या। तो चलिए जान लेते हैं कि एग्जैक्टली हेनरी फ्योल्स ऑफ प्रिंसिपल्स है क्या। तो ये जो प्रिंसिपल्स हैं, ये फंडामेंटल ट्रूथ के बारे में बात करते हैं, यानी बेसिक और इम्पॉर्टेंट चीज़ों को हाईलाइट करता है जो कि हर ऑर्गेनाइजेशन में होनी ही चाहिए। इन प्रिंसिपल्स ने दो या दो से ज़्यादा वेरिएबल्स के बीच में कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करने की कोशिश की है। यदि ऑर्गेनाइजेशन में कोई काम किया जा रहा है तो उसके पीछे करने के क्या कारण हो सकते हैं, उस काम से होने वाले रिजल्ट्स क्या हो सकते हैं, ये प्रिंसिपल्स उनकी बात करते हैं। इसलिए इसे फंडामेंटल ट्रूथ कहा गया है, क्योंकि ये वर्क प्रोसीजर्स के लॉजिक को जानकर ही मैनेजरियल गाइडलाइंस और डिसीजन की को लेने की सलाह करते हैं। इसलिए इसे ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट डिसीजंस माने गए हैं, क्योंकि ये लॉजिक पे बात करते हैं। ऑब्जर्वेशन किया जाता है, एनालिसिस किया जाता है, उसी के बाद एक्सपेरिमेंटल स्टडीज़ की जाती है, उसी के बेसिस पर डिसीजन मेकिंग ली जाती है, ताकि सही से सही डिसीजंस लिए जाएं और सही से सही अच्छे आउटकम्स मिल पाएँ। तो चलिए शुरू करते हैं। ये प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट कौन कौन से थे। तो ये हैं 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, जो कि ये इस प्रकार हैं। देखिए, सबसे पहला है डिवीजन ऑफ वर्क, ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, डिसिप्लिन, यूनिटी ऑफ कमांड, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट, रेम्यूनरेशन, centralization and decentralization, scalar chain, order, equity, stability of tenure of personnel, इनिशिएटिव एंड एस्पिरेट डिकॉर्ड्स। आगे की स्लाइड्स में हम लोग इसको डिटेल में पढ़ेंगे, तो प्लीज़ आप लोग इस प्रिंसिपल को बहुत अच्छे से पढ़िएगा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है और ऑलमोस्ट हर तरह की एग्ज़ाम में हेनरी फ्योल्स के प्रिंसिपल्स के बारे में ज़रूर पूछा जाता है। तो इसलिए मैंने आपको कोशिश की है कि मैं सिंपल से सिंपल लैंग्वेज में इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूं। तो इसलिए आप अपने फ्रेंड्स के साथ भी इसे शेयर कीजिए, ताकि उन्हें भी प्रिंसिपल्स ये स्टडीज़ उनको ईजीली समझ में आए। तो चलो आगे पढ़ते हैं, इनको थोड़ा इनके प्रिंसिपल्स को डिटेल में पढ़ते हैं। ओके, तो सबसे पहला प्रिंसिपल है डिवीजन ऑफ वर्क। यदि आपने मेरे पहले वाले वीडियो देखे होंगे तो वहाँ पर मैंने डिवीजन ऑफ वर्क की बहुत डिस्क्राइब करके उसमें बात की थी। मेरे ऊपर आपको साइड में लिंक दिख रही होगी, वहाँ पर क्लिक करके आप मेरे पहली पहली वाली थ्योरीज पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पर डिवीजन ऑफ वर्क में हेनरी फ्योल ने ये कहा है कि डिवीजन ऑफ वर्क मीन्स टू ब्रेकिंग अप सिंगल कॉम्प्लिकेटेड जॉब इनटू डिफरेंट स्मॉलर एंड स्पेसिफाइड जॉब, यानी कि हर काम को स्पेसिफिक जॉब और स्पेशलाइजेशन के अकॉर्डिंग ही एम्प्लॉयज़ में बांटी जानी चाहिए।
Each of the tasks is handled separately by an expert or a team working under his command. और हर टास्क एम्प्लॉय को उसकी एक्सपर्टीज के अकॉर्डिंग ही उसको दिया जाना चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई भी काम उठा के किसी भी एम्प्लॉयज़ को दे दिया जाए, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होगा ना तो कोई भी एम्प्लॉयज़ अपने प्रोडक्टिविटीज़ के साथ काम नहीं कर पाएगा। These tasks are dependent on each others in completions. They are achieved separately and procedure of one after one. कुछ मामलों में ये हो सकता है कि टास्क एक दूसरे पर डिपेंडेंट भी होते हैं, यानी अगर एक काम पूरा होगा तभी दूसरा काम शुरू होगा, तो डिवीजन ऑफ वर्क होने से काम को एक प्रॉपर प्रोसेस में कंप्लीट किया जा सकेगा। यहाँ पर हम एक एग्जांपल से बात कर सकते हैं। मान लीजिए कि आपको एक घर बनाना है, तो घर बनाना शुरू करने से पहले आपको थोड़ा रिसर्च करना पड़ेगा कि घर कैसे बनाया जाएगा, आपको प्लॉट कहाँ लेना है, किस लोकेशन में लेना है, और चलो आपने वो डिसाइड कर लिया। उसके बाद कौन सा मटेरियल लगेगा, लेबर कहाँ से होगी, सब कुछ पता करने के बाद ही आप अकॉर्डिंगली आप उस काम को शुरू करेंगे। उसके लिए आप पहले आर्किटेक्ट हायर करेंगे। आर्किटेक्ट हायर करने के बाद इंटीरियर डिज़ाइनर्स है, विंडो इंस्टॉलर, कारपेंटर, सबको उनके काम की एक्सपर्टीज़ के अकॉर्डिंग ही हायर करेंगे ना। ऐसा तो है नहीं आप किसी को भी बोल देंगे कि आप ये काम कर दो, तो ऐसा तो है नहीं कि आप ये करोगे। इसलिए इस प्रोसेस को डिवीजन ऑफ वर्क ही कहते हैं, कि हर एम्प्लॉय को उसकी एक्सपर्टीज़ के अकॉर्डिंग ही उसको काम दिया जाए। तो बस यही है डिवीजन ऑफ वर्क। तो पढ़ते हैं नेक्स्ट प्रिंसिपल। अगला प्रिंसिपल है अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। अथॉरिटी मस्ट बी इक्वल टू रिस्पॉन्सिबिलिटी, दैट इज द पर्सन असाइंड विद द टास्क शुड गिवन certain amount of authority to carry out the task। मान लीजिए आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं और आपको किसी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट का हेड बना दिया है। तो यदि आपको हेड बनाया गया है तो साथ में आपको अथॉरिटी दी गई है कि आप उस काम को अपने तरीके से कंप्लीट कर सकते हैं। साथ ही साथ जब आपके पास अथॉरिटी आएगी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आएगी ही, कि आप ही उस काम के रिस्पॉन्सिबल होगे कि आपने वो काम किस तरीके से किया है, उसको काम करने के बाद उससे प्रॉफिट जनरेट हुआ है या नहीं हुआ है, उस सब की जिम्मेदारी आपकी होगी। तो इस प्रिंसिपल का सिर्फ यही कहना है कि यदि आपको ऑर्गेनाइजेशन में कोई अथॉरिटी दी गई है, मान लीजिए अगर आपको मैनेजर बनाया गया है, तो आपको अथॉरिटी के साथ साथ आपको अधिकारों के साथ साथ आपके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आएगी। तो आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के से पीछे नहीं हट सकोगे अपने काम को लेके। इन अ सेम वे, इफ़ anyone is made responsible for any job, he should also have concerned authority। वही बात कही गई है। अथॉरिटी रिफर्स टू द राइट ऑफ सुपीरियर्स टू गेट एक्सेक्टनेस फ्रॉम देयर सबॉर्डिनेट्स, वेयर एज रिस्पॉन्सिबिलिटी मीन्स ऑब्लिगेशन फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ द जॉब असाइंड। वही बात है, मान लीजिए कि अथॉरिटी किसी सुपीरियर के पास है, तो उस सुपीरियर यानी कि जो मैनेजर है उसका वो राइट होगा कि वो अपने सबॉर्डिनेट से सही तरीके से सही अमाउंट में सही टाइम पर काम करवाए। तो साथ ही साथ उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आएगी। रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब ये होगा कि जो उसको जॉब असाइन किया गया है वो किस परफॉर्मेंस से कर रहा है, उसका परफॉर्मेंस क्या आ रहा है, वो काम ढंग से कर रहा है कि नहीं कर रहा है। जैसे कि ये अगर आपका जो आपकी टीम है तो वो आप ही रिस्पॉन्सिबल होगी उस काम के लिए। ठीक है, तो देयर शुड बी बैलेंस बिटवीन द टू, दैट इज दे मस्ट गो हैंड इन हैंड। तो फेयर का ये कहना था कि यदि आपने किसी को अथॉरिटी दी है अपने ऑर्गेनाइजेशन में तो उसको इक्वली रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लेनी होगी, और बिना अथॉरिटी के या बिना रिस्पॉन्सिबिलिटी के अथॉरिटी भी नहीं होती। तो ये दोनों एक साथ ही साइमल्टेनियसली चलते हैं। नेक्स्ट प्रिंसिपल है डिसिप्लिन। अकॉर्डिंग टू फेयल, डिसिप्लिन का मतलब है ईमानदारी, आज्ञा का पालन करना, अधिकार और नियमों का सम्मान करके उनका पालन करना। ऑर्गेनाइजेशन को स्मूथली रन करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि रूल्स और रेगुलेशन को ऑनेस्टी से पालन किया जाए। और ये कब होगा, जब हर लेवल पर अच्छे कॉम्पिटेंट सुपीरियर्स हों, एम्प्लॉयज़ के साथ क्लियर वर्क एग्रीमेंट्स किया जाना चाहिए, और वैलिड पनिशमेंट अप्लाई की जानी चाहिए जो कि अगर गलती होने पर, ताकि और लीगल तरीके से होना चाहिए ताकि एम्प्लॉयज़ को सही वो डिसिप्लिन में रहें। वहाँ डिसिप्लिन मेंटेन करके गोल्स को इफेक्टिव और इफ़िशिएंटली तरीके से अचीव किया जा सके। फॉर एग्जांपल, आपका गोल है एग्जाम में 95% मार्क्स लाना। आपके उसके लिए आपको क्या करना होगा, डिसिप्लिन से अपना टाइम टेबल बनाना होगा और डिसिप्लिन के साथ ही उसको फॉलो करना होगा, तभी आप अपने गोल्स को अचीव कर पाओगे। अगला है यूनिटी ऑफ कमांड। एम्प्लॉय सिर्फ एक ही बॉस को अकाउंटेबल होना चाहिए। अकाउंटेबल यानी कि
एक ही बॉस को रिपोर्ट करे, सिर्फ एक ही सुपीरियर को अपने अंडर काम कर रहे एम्प्लॉयज़ को गाइड करने की परमिशन होना चाहिए। किसी और सुपरवाइज़र के सबॉर्डिनेट्स को वो ऑर्डर्स नहीं दे सकता, क्योंकि ऐसा करने से एम्प्लॉयज़ में कन्फ्यूजन बना रहेगा, किसकी बात माने किसकी बात नहीं माने, इसी बात में वो उलझे रहेंगे, तो वो अपना आगे के काम कैसे कंप्लीट करेंगे। तो इसीलिए फेयल ये कहते हैं कि हर टीम का एक ही मैनेजर या एक ही सुपरवाइज़र होना चाहिए, मल्टीपल सुपरवाइज़र्स नहीं होना चाहिए, क्योंकि इससे ऑर्गेनाइजेशन में ऑथोरिटी कमज़ोर होती है, लॉयल्टी नहीं रह पाती है एम्प्लॉयज़ के बीच में, काम में देरी होने के चांसेस होते हैं और डिसिप्लिन मेंटेन नहीं हो पाता है, जिम्मेदारियों से बचने की कोशिश करते हैं लोग, एक ही काम को बार बार होने की संभावना हो जाती है, जिसके कारण डिले होता है किसी प्रोजेक्ट को या प्रोडक्शन को कंप्लीट करने में, एफर्ट्स का ज़रूरत से ज़्यादा ओवरलैपिंग हो रहा है। यानी कि यदि कोई एम्प्लॉय एफर्ट कर रहा है, तो यदि मान लीजिए उसकी एक सुपरवाइज़र से नहीं बन रही है, तो वो दूसरा सुपरवाइज़र के पास जाएगा या फेवर लेने की कोशिश करेगा। इस तरीके से ऑर्गेनाइजेशन में मतलब अथॉरिटी कमज़ोर हो जाएगी, मतलब एक के पास उस काम की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होगी, तो वो एक दूसरे के ऊपर ढोलेंगे कि मैंने तो उसको कहा था ये काम कंप्लीट करने के लिए, इसी ने नहीं करा, इसी कारण वो इसके कारण ऑर्गेनाइजेशन का डिसिप्लिन हिंडर होगा, मतलब प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन में प्रोडक्टिविटी नहीं बनी रहेगी। इसलिए उनका कहना था कि सिर्फ एक ही बॉस, हर टीम का सिर्फ एक ही सुपरवाइजर या एक ही बॉस होना चाहिए। नेक्स्ट प्रिंसिपल है यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। ये थोड़ा यूनिटी ऑफ कमांड से मिलता जुलता है। ये प्रिंसिपल कहता है एक मैनेजर को एक ही डिपार्टमेंट के फंक्शन और एम्प्लॉयज़ को डायरेक्ट करना चाहिए। फॉर एग्जांपल प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का एक ही मैनेजर होना चाहिए जो कि उस डिपार्टमेंट की एक्टिविटीज़ को मैनेज करे। उस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट की जो भी जिम्मेदारी होगी वो एक ही मैनेजर की अथॉरिटी होगी। ही मस्ट बी यूज वन प्लान टू मैनेज ऑल द एक्टिविटीज़। इसमें पर्टिकुलर डायरेक्शन में ये का भी मतलब वही है, जैसे अगर एक ही टीम का एक ही बॉस होगा, तो वही बॉस प्लान बनाएगा, वही अपने ग्रुप की एक्टिविटीज़ डिसाइड करेगा और उसको कैसे रेगुलेट करना, उसको कैसे डायरेक्शन देना है, वो उसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। यहाँ पर अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी के बीच का डिफरेंस आपको समझ में आएगा कि यानी कि अगर आपको किसी टीम का बॉस बनाया गया है, मैनेजर बनाया गया है, तो ये आपको अथॉरिटी तो दी गई है कि आप अपनी टीम का, आप अपने डिपार्टमेंट का जो काम है उसको प्लान करने की अथॉरिटी तो है आपके पास, लेकिन ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप अपनी टीम से कैसे काम करवाओगे, आप अपने गोल्स कैसे अचीव करोगे, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ठीक है, तो यही प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ डायरेक्शन कहता है। तो चलते हैं अगले प्रिंसिपल की ओर। अगला प्रिंसिपल है सबॉर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। हर वो एम्प्लॉय जो एक ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा है उसके अपने कुछ इंटरेस्ट होंगे। यानी कि मान लीजिए आप किसी कंपनी में जॉब कर रहे हैं, तो आप जॉब क्यों करने गए हैं? ताकि आपको अच्छी सैलरी मिले, प्रमोशन मिले, एक अच्छी पोजीशन बना सके आप अपनी सोसाइटी में या कंपनी में। कुछ इंटरेस्ट पर्सनल होंगे तो कुछ प्रोफेशनल इंटरेस्ट भी होंगे, या कोई और भी इंटरेस्ट हो सकते हैं। इस प्रिंसिपल में हेनरी फिल का ये कहना था कि एम्प्लॉयज़ का पर्सनल इंटरेस्ट क्या है इससे हमें कोई लेना देना नहीं है, लेकिन उसकी जो प्रोफेशनल इंटरेस्ट है, प्रोफेशनल इंटरेस्ट क्या क्या हो सकते हैं कि उसको ऑर्गेनाइजेशन में अच्छे से अच्छा काम करके, मान लीजिए उसको मैनेजर की पोजीशन हासिल करनी है, या उसको ज़्यादा से ज़्यादा अपना पैकेज इम्प्रूव करवाना है। तो फेयर का ये कहना था कि उसके उसके प्रोफेशनल गोल्स को जानकर उसको उसके प्रोफेशनल गोल्स और ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स को एक ही कर दिया जाए। उनका मानना है कि जो टॉप मैनेजमेंट है उनको अपने ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स और इंडिविजुअल के इंटरेस्ट को जनरल इंटरेस्ट बना लेना चाहिए, यानी कि दोनों को कॉमन इंटरेस्ट बना लेना चाहिए। ऐसा इसलिए करना चाहिए, यदि एम्प्लॉय ऑर्गेनाइजेशन की इंटरेस्ट को अपना इंटरेस्ट मानेगा तो वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए और ही अच्छे से काम करेगा, अपनी क्रिएटिविटी और अटेंशन के साथ काम करेगा, जिससे दोनों के ही गोल्स इक्वली अचीव हो पाएंगे। तो यही है सबऑर्डिनेशन का प्रिंसिपल। नाउ द प्रिंसिपल इज रेम्यूनरेशन।
रेम्यूनरेशन मतलब क्या, हर एम्प्लॉयज़ की परफॉर्मेंस या उसके द्वारा किया जाने वाला काम के लिए उसे सही सैलरी मिलनी चाहिए। जो सैलरी आप अपने एम्प्लॉयज़ को देते हैं वो सैलरी डिसाइड करने का तरीका क्या है, वो सही होना चाहिए, सेटिस्फैक्ट्री होना चाहिए। यदि कोई एम्प्लॉयज़ अच्छा काम कर रहा है तो उससे रिवॉर्ड्स मिलने चाहिए। उनकी सैलरी डिसाइड करते समय एम्प्लॉय की कॉस्ट ऑफ लिविंग, कितना काम दिया गया है, ऑर्गेनाइजेशन की फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, मार्केट में उनकी पोजीशन के ऊपर क्या सैलरी दी जा रही है, उन सभी को देखते हुए ही सैलरीज या वेजेस डिसाइडेड की जानी चाहिए। सेटिस्फैक्ट्री वेजेस होने के कारण एम्प्लॉयज़ और मैनेजमेंट के बीच डिफरेंसेस नहीं होते और वर्कर्स एफिशिएंसी के साथ काम करेगा। फियोल ने ये सभी रिकमेंड किया, एम्प्लॉयज़ के रहने खाने आदि की भी सुविधा होना चाहिए। यानी कि मान लीजिए ये आजकल आपने देखा होगा बड़ी बड़ी कंपनीज जो होती हैं वो अपने एम्प्लॉयज़ के लिए रहने खाने पीने की भी सुविधा उपलब्ध करवाती हैं। वो अपने एम्प्लॉयज़ को सही पैकेजेस भी दे रही है। वो क्यों दे रही है, ताकि उनका एम्प्लॉयज़ उनके पास बना रहे। क्योंकि आपने जैसे जाना पता होगा आप लोगों को कि ह्यूमन रिसोर्सेज सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि ह्यूमंस ही तो होते हैं जो काम कर रहे हैं। यदि उनका ही अपना काम करने का गोल पूरा नहीं हो रहा होगा तो वो अपनी कंपनी का गोल कैसे पूरा करेंगे। तो फेयरवेल का यही कहना था कि उनको अपने काम के हिसाब से सेटिस्फैक्ट्री सैलरी मिलनी चाहिए। उनकी कॉस्ट ऑफ लिविंग मतलब उनको जीने के लिए, उनको अपने एक लिविंग स्टैंडर्ड को मेंटेन करने के लिए कितना पैसा लग रहा है वो मेंटेन कर सके। अपनी फाइनेंशियल, साथ ही साथ ऐसा भी नहीं कि सब कुछ उनको दे दें। अपने बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन क्या है उसको भी एनालाइज किया, उसके बाद ही अपने एम्प्लॉयज़ को क्या सैलरी देनी है वो डिसाइड की जाए। अगला प्रिंसिपल है जो कि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल है, सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। इसको बहुत ध्यान से समझना। सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन, हर ऑर्गेनाइजेशन में इन्हीं दो मोड्स में काम होता है। तो सबसे पहले ये समझो कि सेंट्रलाइजेशन क्या होता है। देयर इज़ अ हायरार्की ऑफ फॉर्मल अथॉरिटी फॉर मेकिंग ऑल द इम्पॉर्टेंट डिसीजंस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। हर ऑर्गेनाइजेशन में, जैसे कि हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था, लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट पढ़े थे। तो हर ऑर्गेनाइजेशन में लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट होते हैं। टॉप लेवल होता है, मिडिल लेवल होता है, लोअर लेवल होता है। टॉप लेवल मैनेजमेंट वो होता है जिसके पास सबसे ज़्यादा अथॉरिटी होती है, उन्हीं को ही सारे डिसीजंस लेने की अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। और डिसेंट्रलाइजेशन में जो लोअर लेवल के लोग आते हैं, मतलब डिसेंट्रलाइजेशन लोअर लेवल मैनेजमेंट वो होते हैं जहाँ पे कंपनीज के वर्कर्स, सबॉर्डिनेट्स काम कर रहे होते हैं, जिनको सिर्फ ऑर्डर्स दिए जाते हैं और उनको फॉलो करना होता है। तो सेंट्रलाइजेशन का मतलब ये है कि किसी कंपनी में सिर्फ और सिर्फ जो टॉप लेवल के लोग हैं या मैनेजर लेवल के या सीईओ हैं, प्रेसिडेंट है, उन्हीं लोगों के पास ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी या अथॉरिटी होगी कि वही अपने ऑर्गेनाइजेशन के हर डिसीजन लें। तो इस प्रोसेस को सेंट्रलाइजेशन कहा जाता है। और डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब ये होता है कि हर लेवल का मैनेजर, यानी टॉप लेवल का, मिडिल लेवल का और लोअर लेवल की जो अपने अपने डिपार्टमेंट के मैनेजर्स होते हैं, उनके पास ये अथॉरिटी हो कि वो अपने लेवल पे कुछ डिसीजंस वो ले सकें। तो यही है डिसेंट्रलाइजेशन और सेंट्रलाइजेशन। फेयल का ये कहना था कि ऑर्गेनाइजेशन को अपने बिजनेस का साइज, एक्सपीरियंस ऑफ मैनेजर्स और सबॉर्डिनेट्स की कैपेबिलिटीज को देखते हुए डेलीगेशन ऑफ पावर करना चाहिए। यानी कि उनको उनकी अपने सबॉर्डिनेट्स के एक्सपीरियंस देखते हुए, अपने जो मैनेजर्स हैं वो कितने कैपेबल हैं डिसीजंस लेने में, इन सबको एनालाइज करने के बाद इनको ये ऑर्गेनाइजेशन को ये डिसाइड करना चाहिए कि वो उन्हें डिसीजन लेने की पावर दी जाए। वो सब कुछ जो सबॉर्डिनेट्स के रोल को ऑर्गेनाइजेशन में बढ़ा दे, वो डिसेंट्रलाइजेशन होता है। और जो उनके इम्पोर्टेंस को घटा दे वो सेंट्रलाइजेशन कहा जाता है। प्रिंसिपल है स्केलर चेन। कम्युनिकेशन किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है और स्केलर चेन प्रिंसिपल यही बात करता है कि ऑर्गेनाइजेशन में फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन मेंटेन करने के लिए एक प्रॉपर लाइन ऑफ अथॉरिटी होना चाहिए। फ्रॉम टॉप लेवल टू लो लेवल एक ऐसी ही कम्युनिकेशन चेन होना चाहिए जिसमें प्रॉपर तरीके से, एक फॉर्मल तरीके से इंफॉर्मेशन कम्युनिकेट हो सके। पर एट द टाइम ऑफ इमरजेंसी, जब इमरजेंसी का टाइम हो तो ये चेन को कट ऑफ किया जा सके और डायरेक्टली बात की जा सके। इस प्रोसेस को गेंग ऑफ लैंक कहा जाता है। जैसे आप इसको थोड़ा और एक्सप्लेनेशन से समझे, मान लीजिए कि ये डी पोजीशन पे कोई बंदा बैठा है, उसको जी तक कोई इंफॉर्मेशन पहुंचाना है। तो
एक प्रॉपर चेन फॉलो करते हुए, एक फॉर्मल चेन फॉलो करते हुए पहले वो अपनी इन्फॉर्मेशन सी को देगा, फिर वो अपनी इन्फॉर्मेशन बी को देगा, फिर वो इन्फॉर्मेशन ए को देगा, और ऐसे ही फॉलो करते करते जी तक वो इन्फॉर्मेशन पहुंचेगी। पर ये जाना गया कि ये प्रोसेस बहुत ही ज़्यादा लेंथी है। तो अगर कोई बहुत ज़्यादा इमरजेंसी का टाइम है या बहुत ज़्यादा इमरजेंटली इस तक इंफॉर्मेशन पहुंचानी बहुत ज़रूरी है, तो उस प्रोसेस को गैंग ऑफ प्लैंक नाम दिया गया है। और ऐसा ही अर्जेंसी के टाइम में ऐसा डायरेक्टली ये चेन कट ऑफ कर कर ये डायरेक्ट हो सकता है। इससे टाइम कम लगेगा और जल्दी से जल्दी इंफॉर्मेशन का फ्लो हो सकेगा। अगला प्रिंसिपल है ऑर्डर। ये बहुत ही सिंपल सा और बहुत ही ज़रूरी और आज के टाइम में हर ऑर्गेनाइजेशन को फॉलो करते हुए आप देखेंगे। इसका ये कहना है कि इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द मैनेजर्स टू इंश्योर दैट देर इज़ अ सोशल ऑर्डर इन द ऑर्गेनाइजेशन अपार्ट फ्रॉम द वर्क एनवायरनमेंट दैट इज़ क्लीन सेफ एंड हेल्दी। यानी कि हर ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि हर कॉम एक प्रॉपर प्रोसेस में या एक प्रॉपर ऑर्डर में ही फॉलो किया जाए। ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे लोगों को एक प्रॉपर क्लीन सेफ और हेल्दी एनवायरनमेंट मिल सके। कोई प्रेशर वाला काम या प्रेशराइज वाला एनवायरनमेंट नहीं होना चाहिए। यानी कि कल्चर मेंटेन करने, जैसे आपने सुना होगा कि आजकल कंपनीज अपना एक कल्चर मेंटेन करने की कोशिश करती है, एक हेल्दी एनवायरनमेंट मेंटेन करने की कोशिश करती है जहाँ पे एम्प्लॉयज़ हैप्पी रहें ताकि उनकी प्रोडक्टिविटी और ज़्यादा इंक्रीज हो सके। तो यही ऑर्डर ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है। एम्प्लॉयज़ नीड टू हैव द राइट अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज एट द डिस्पोजल सो दैट द ऑर्गेनाइजेशन फंक्शन स्मूथली। एम्प्लॉयज़ के पास एक प्रॉपर राइट अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज होना चाहिए ताकि वो अपने काम में कोई रुकावट महसूस ना कर सके और ऑर्गेनाइजेशन के फंक्शंस स्मूथली चलते रहें। तो सिंपल सा बस इसका यही कहना है कि हर ऑर्गेनाइजेशन में हर काम प्रॉपर ऑर्डर में होना चाहिए, क्लीन एंड सेफ एनवायरनमेंट होना चाहिए और एम्प्लॉयज़ के पास ऐसे इतने सफिशिएंट रिसोर्सेज हो सके, उनके पास इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो कि वो अपने रिसोर्सेज को यूज़ करके अपने काम को स्मूथली कंप्लीट करते रह सकें। अगला प्रिंसिपल इक्विटी, जो कि बहुत ही ऑब्वियस सा प्रिंसिपल है, जिसका ये कहना है कि मैनेजमेंट को ये मेक श्योर करना चाहिए कि उनके ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयज़ के साथ फेयरली ट्रीटमेंट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि किसी एम्प्लॉयज़ को बहुत ज़्यादा फेवरेटिज्म दिया जाए और कुछ और एम्प्लॉयज़ के साथ मतलब पार्शलिटी हो, उनके सेक्स रिलीजन के बीच एज या कास्ट के बेसिस पे उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन हो। ये सब चीज़ें नहीं होना चाहिए। इक्विटी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है यदि ऑर्गेनाइजेशन को अच्छे से फ्लरिश करना है या उसको प्रोडक्टिवली इम्प्रूव करना है, तो ऑर्गेनाइजेशन में इक्वालिटी या इक्विटी मेंटेन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि मैनेजर्स और सबॉर्डिनेट्स के बीच में कॉर्डियल रिलेशन मेंटेन रह सके। बट इक्विटी डज नॉट मीन टोटल अब्सेंस ऑफ हार्शनेस। उनका फेयर का ये भी कहना था कि इक्विटी को मेंटेन करने का मतलब ये नहीं है कि ज़रूरी समय पर हार्शनेस नहीं हो। जब ज़रूरी हो, जब हार्शनेस करना बहुत ज़्यादा यानी कि जब कठोरता दिखाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो, तो वहाँ पे ज़रूरत के वक्त पे हार्शनेस भी दिखाई दिखाई जा सकती है। ऐसा नहीं कि हमेशा ही आप अच्छे बनने के चक्कर में कुछ बुरा होते हुए देख रहे हैं अपने ऑर्गेनाइजेशन में तो सोचा कि चलो नहीं, इक्विटी मेंटेन करना है तो चलने दो। ऐसा नहीं है। जब ज़रूरी हो तब वहाँ पर आपको कठोरता भी दिखाना चाहिए। बस यही प्रिंसिपल का कहना था। अगला प्रिंसिपल है स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर ऑफ पर्सनल। Field emphasized that employees should not be moved frequently from one position to another, that is, the period of service in a job should be fixed. Therefore, employees should be appointed after keeping in view principle of recruitment and selection. But once they are appointed, their services should be served. फेयोल ने इस प्रिंसिपल पे बहुत एम्फोसाइज किया था। इसमें वो स्पेशली एम्प्लॉयज़ को कह रहे हैं कि एम्प्लॉयज़ को बार बार फ्रिक्वेंटली अपनी जॉब चेंज नहीं करते रहना चाहिए। मान लीजिए उसने आज कहीं ज्वाइन किया, वो 6 महीने बाद कहीं और ही उसने जॉब चेंज कर ली और वो कहीं और जाके शिफ्ट हो गया। एक्सट्रीम कंडीशन में इट्स ओके, बट ऐसा नहीं है कर उसको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभानी चाहिए। बार बार उसको जॉब चेंज नहीं करते रहना चाहिए। टाइम इज़ रिक्वायर्ड फॉर एन एम्प्लॉय टू गेट यूज टू न्यू वर्क। ऑब्वियस सी बात है कि वो आप मान लीजिए कोई नई कंपनी में गए हैं काम करें, तो ऑब्वियसली आपको थोड़ा टाइम लगेगा वहाँ पर सेटल होने के लिए, वहाँ के काम को समझने के लिए, वहाँ पर मिक्सअप होने के लिए, उनकी सर्विसेज समझने के लिए ऑब्वियसली आपको एक पर्टिकुलर टाइम तो लगेगा ही। तो इससे फ्रस्ट्रेट होकर आपको जल्दी जल्दी अपनी टाइम
आपको अपनी जॉब चेंज नहीं करना चाहिए। स्टेबिलिटी ऑफ जॉब क्रिएट्स टीम स्पिरिट एंड अ सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस अमंग वर्कर्स विच अल्टीमेटली इंक्रीज द क्वालिटी एज वेल एज क्वांटिटी ऑफ वर्क। अगर आप अपने जॉब में स्टेबल होंगे या ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, यदि उनकी एम्प्लॉय स्टेबल हैं तो उनकी टीम में टीम स्पिरिट बढ़ेगा और सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस, यानी कि उनको लगेगा कि वो ऑर्गेनाइजेशन अपनी ही ऑर्गेनाइजेशन है, वो अपनी ही ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम कर रहे हैं और अल्टीमेटली वो अपने काम को क्वालिटी दे सकेंगे और अच्छी क्वांटिटी में वो काम कंप्लीट कर पाएंगे। अगला प्रिंसिपल है इनिशिएटिव। Workers should be encouraged to take initiative in the work assigned to them. It means eagerness to initiate actions without being asked to do so. ऑर्गेनाइजेशन में वर्कर्स को इस तरीके से इंकरेज करना चाहिए कि वो हर बार कुछ नया लेकर आए, कुछ इनिशिएट करें। मान लीजिए कि उनके दिमाग में कुछ आइडियाज़ है तो उनको ऐसा एनवायरनमेंट प्रोवाइड किया जाए जहाँ पे वो अपने नए आइडियाज़ को लाने के लिए डरे नहीं। तो यदि किसी एम्प्लॉयज़ के पास अच्छा आइडिया है या उसको इम्प्लीमेंट करने से ऑर्गेनाइजेशन को अच्छा फ़ायदा मिला है तो साथ ही उसको उस चीज़ के लिए इंसेंटिव्स भी देना चाहिए। ये आजकल बहुत सारी कंपनीज, जो बड़ी बड़ी कंपनीज है, इस प्रिंसिपल को बहुत फॉलो कर रही हैं और काफ़ी इससे एम्प्लॉयज़ को भी फ़ायदा मिलता है, तो वो काफ़ी लॉन्ग टाइम तक ऑर्गेनाइजेशन में बने रहते हैं। फेयर एडवाइस दैट management should provide opportunity to its employees to suggest ideas, experiences and new method of work. It helps in developing an atmosphere of trust and understanding. फेयर ने ये एडवाइस किया था कि ऑर्गेनाइजेशन को अपने एम्प्लॉयज़ को इतनी अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए कि वो अपने आइडियाज सजेस्ट कर सके। यदि उन्होंने कोई एक्सपीरियंस किया है उस पर्टिकुलर काम में, अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करके उस ऑर्गेनाइजेशन के वर्क को कैसे इम्प्रूव किया जा सकता है उसकी अपॉर्चुनिटी दे। और अगर किसी काम को कुछ अलग तरीके से कर सकते हैं तो उसके लिए भी सजेशंस देने के लिए इतनी अपॉर्चुनिटी, इतना खुलापन ऑर्गेनाइजेशंस को देना चाहिए, जिसके कारण ऑर्गेनाइजेशन में ट्रस्ट और अंडरस्टैंडिंग का एटमॉस्फेयर डेवलप होगा। People then enjoy working in the organization because it adds to their zeal and energy to suggest improvement in formulation and implementation of the plays. They can be encouraged with the help of monetary and non-monetary incentives. जैसे मैंने आपको पहले बताया कि यदि ऐसा किया जाएगा तो ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयज़ बहुत अपने काम को एंजॉय करेंगे, उनमें एक एनर्जी बनी रहेगी काम को करने के लिए, उनको ऐसा लथार्जिक फील नहीं होगा कि यार उनकी तो कोई बात सुनी नहीं जा रही है। यदि उनके आइडियाज़ अच्छे हैं या उनको इम्प्लीमेंट या फॉर्मुलेट करने से ऑर्गेनाइजेशन में वर्क में इम्प्रूवमेंट हुआ है तो उनको मॉनेटरी या नॉन मॉनेटरी इंसेंटिव्स देने चाहिए। तो अगला है और सबसे लास्ट प्रिंसिपल है एस्पिरिट डी कॉर्प्स, यानी कि टीम स्पिरिट्स। Fayol suggested that the management should contribute to the development of the culture within the organization and atmosphere of trust and mutual understanding. हमने पहले एक प्रिंसिपल में हमने पढ़ा था कि टीम स्पिरिट होना चाहिए, मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। आजकल जो एचआर एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा इस चीज़ में इन्वॉल्व हैं कि अपने ऑर्गेनाइजेशन में एक प्रॉपर कल्चर मेंटेन करने के लिए वो तरह तरह की एक्टिविटीज़ करवाते रहते हैं, जिसके कारण क्या होता है कि एक अच्छा हैप्पी ट्रस्टेबल एंड म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग वाला एनवायरनमेंट बना रहता है ऑर्गेनाइजेशन में, जिसके कारण क्या होता है कि एम्प्लॉयज़ का मोराल बना रहता है, वो डीमोटिवेटेड फील नहीं करते हैं, अपने काम को अच्छी तरीके से करते हैं और ऑर्गेनाइजेशन में टीम के साथ काम होगा तो उस काम को अच्छे से किया जा सकता है और ऑर्गेनाइजेशन की प्रोडक्टिविटी भी इम्प्रूव होती है। तो ये थे हमारे हेनरी फ्योल्स के प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। आई होप आप लोगों को ये लेक्चर पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको थोड़ा भी कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक